अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारी ऑन डिमांड एनालिसिस सीरीज़ की जो है वो वीडियो नंबर 2 है। आज हम जो है वो एलपीटी कॉइन का एनालिसिस करेंगे। तो पहले इसकी चलते हैं, हम इसकी जो फंडामेंटल्स है, प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं उसको देख लेते हैं। तो ये हमने कॉइन मार्केट कैप पे जो है वो इसकी जो एलपीटी टोकन है वो सर्च कर लिया है और इसकी जो करंट प्राइस है वो $6.77 चल रही है। पहले हम जाते हैं अबाउट के सेक्शन में। अबाउट में देखते हैं तो ये बेसिकली जो है वो एक लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जो कि अपना जो इसका यूनिक सबसे क्वालिटी है वो ये है कि एक तो इसकी फ़ीस जो है वो बाकी प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा कम है। तो इस वजह से ये जो प्रोजेक्ट है ये अच्छा है। और दूसरी जो इसका मेन सबसे फीचर है वो ये है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि उसकी जो ओनरशिप है वो किसी वन अथॉरिटी के अंडर नहीं होती, वन मैन ऐप प्रोजेक्ट नहीं होता वो, बल्कि जो वो प्रोजेक्ट है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन पर होता है। डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन होती है, इस पे डाटा सिक्योर होता है और यही जो है इसकी सबसे जो है यूनिक क्वालिटी है, जिसकी वजह से लाइफ पीयर की जो प्राइस थी वो बियर मार्केट में भी काफ़ी हाइप कर गई थी। और हम देखेंगे कि किस तरह से उसने अपना जो है वो ऑल टाइम हाई बनाया था बियर मार्केट में। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो टोकोनॉमिक्स देख लेते हैं। इसका जो मार्केट कैप है वो करंटली अराउंड रफली 202 मिलियन जो है वो इसका मार्केट कैप है, जो कि एक मिड कैप में इंक्लूड होता है। और अगर इसका लिखूँगे जो लार्ज कैप कॉइन है वो है 1 बिलियन या इससे भी ज़्यादा के मार्केट कैप के कॉइन है। और जो लो कैप के कॉइन हैं वो है 100 मिलियन, 110, 150 या बिलो 100 जो भी हैं वो सारे लो कैप में इंक्लूड होते हैं। तो टोकोनॉमिक्स के हिसाब से ये अभी मार्केट कैप इसका बहुत ज़्यादा सूटेबल है कि ये जब पंप करेगा तो अच्छा पंप करेगा। और सर्कुलेटिंग सप्लाई और इसकी जो टोटल सप्लाई है वो इक्वल चल रही है। और मैक्सिमम सप्लाई का मतलब होता है कि कितने कॉइन्स जो हैं वो टोटल अपने स्पैन में, पूरी अपनी लाइफ में, वो जो प्रोजेक्ट है उस पे जो टोकन है वो कितने मिंट हो सकते हैं। तो इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो इन्फिनिटी है। अगर जो है किसी भी प्रोजेक्ट की जो मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी हो तो ये उसके लिए एक बुरी चीज़ होती है उस प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन क्योंकि एलपीटी की मैंने देखा था कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़बरदस्त इनका जो है वो एक क्राइटेरिया है, उस पर ये अगर अपने वर्किंग करते हैं तो ये एक इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो इन्फिनिटी होना भी इसके लिए बुरा नहीं है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल एक कॉइन है जो अच्छा नहीं है प्रोजेक्ट में, अपनी यूटिलिटी में, उसकी अगर सप्लाई मैक्सिमम होती है तो वो कॉइन एक बहुत ही बुरा है। खासकर जो है वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए तो बहुत ही बुरा है। तो इसमें हम देखेंगे, इसकी हम इन्फ्लेशन रेट के बारे में भी देखेंगे कि उन्होंने कैसे, इनकी टीम ने उसको कंट्रोल करने का प्लान किया हुआ है। तो हम चलते हैं अब इसकी सोशल एक्टिविटी पे। सोशल एक्टिविटी के लिए हम इसके ट्विटर चेक करते हैं। ये हमने ट्विटर इसका ओपन कर लिया है और इसका जो सोशल एक्टिविटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। हर दिन में कोई 4 से 5, 5 से 6 ट्वीट्स जो हैं ये अपने जो प्लेटफॉर्म पे डालते रहते हैं। और ट्वीट्स भी इनकी जो होती है बिल्कुल फजूल, गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाली ट्वीट नहीं होती, बल्कि कोई ना कोई इनके जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स होते हैं, या फिर दूसरी टीम्स के साथ जो इनका पैचअप चल रहा होता है, कभी कुछ इनके चल रहे होते हैं, कभी एयर ड्रॉप्स आ रहे होते हैं। तो मतलब एक अच्छी न्यूज़, सॉलिड न्यूज़ रहती है, आए दिन कोई ना कोई चलती ही रहती है इनकी न्यूज़। तो सोशल एक्टिविटी के हिसाब से ये कॉइन बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये देख सकते हैं आप, इनकी कोई ना कोई जो है वो टीम अप चलती रहती है, कोई कुछ चलता रहता है। तो ये अपनी सोशल एक्टिविटी में बहुत ज़बरदस्त कॉइन है और अपनी यूटिलिटी में भी अच्छा है। और जो इसकी हम अच्छा हम बात ये इसकी है वेबसाइट, इस पर हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में भी कि उन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है। तो ये देखें, ये इसकी वेबसाइट है, यहाँ से ये इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड है, वैसे तो ये एप्लीकेशन पेड है, लेकिन जो अपने कंपटीटर्स हैं, जो दूसरी लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हाईली पेड हैं। तो उनके मुकाबले में ये बहुत ही कम फीस पे चलता है। तो यहाँ से हम देखते हैं इसके बारे में मज़ीद डिटेल ओपन कर लेते हैं। तो और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि अपना बताया कि हम दूसरे प्लेटफॉर्म से किस तरह से बेहतर हैं अपनी फ़ीस के एतबार से। इन्होंने बताया कि जो अमेज़ोन है वो $4500 महीने का चार्ज करता है वन मीडिया सर्वर के लिए, और ये जो बताया हुआ 1500 और अप टू 1500। दूसरे प्लेटफॉर्म से इन्होंने अपना जो है वो कंपैरिजन बताया कि हम कितना चार्ज कर रहे हैं और वो कितना चार्ज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही कम फीस चार्ज करते हैं अपनी लाइव स्ट्रीमिंग प्रोवाइड करने के लिए। और ज़ाहिरी बात है जो इनका दूसरा मेन फीचर है डिसेंट्रलाइजेशन, वो तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि जो बाकी प्लेटफॉर्म है वो सेंट्रलाइज्ड है, वन अथॉरिटी के अंदर है, वहाँ डाटा सिक्योर नहीं है।
तो इस वजह से ये जो लाइव पेयर है एलपीटी है, अपनी यूनिकनेस की वजह से जो है वो अपना फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग को इसमें ऐड होता है। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि ये कैसे वर्किंग इसका बताई हुई है कि वर्किंग कैसे करता है, और इसमें थोड़ी सी और डिटेल्स बताई हुई हैं एलपीटी की। यहाँ पे इन्होंने जो है वो रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बताई कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनमें जो रिवॉर्ड की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होगी, किस तरह से उनको पे किया जाएगा, किस तरह से उनमें जो है वो इनकम जनरेट होगी उनकी। और ये चीज़ है जो मेन चीज़ है, ये है अपने इन्फ्लेशन को जो कंट्रोल करने, क्योंकि इनकी सप्लाई है मैक्सिमम मैक्सिमम इन्फिनिटी सप्लाई है, सॉरी। इन्फिनिटी सप्लाई का मतलब होता है न्यू टोकन्स मार्केट में आते रहेंगे जब वो इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे अब यूएसडी डॉलर है, वो जब चाहें अपनी जो है वो न्यू डॉलर प्रिंट करें और मार्केट में जो है उसकी सप्लाई में ऐड करते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है। जितने ज़्यादा न्यू जो नोट हैं, न्यू डॉलर्स हैं, या कोई भी करेंसी जो है वो प्रिंट होगी, उतनी ज़्यादा जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी। यही वजह कि वहाँ पे अगर अमेरिका की गवर्नमेंट जो है या सेंट्रल बैंक जो है वो न्यू डॉलर प्रिंट करता है, क्योंकि हमारे भी ज़्यादातर कंट्रीज़ के जो हैं वो रिज़र्व में जो डॉलर ही हैं। तो अगर डॉलर न्यू प्रिंट होता है वर्ल्ड में, तो उससे क्या होता है कि बाकी कंट्रीज़ में जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, क्योंकि सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड तो उतनी ही रहती है। सप्लाई बढ़ने की वजह से उसकी जो वैल्यू है, जो लोगों के पास डॉलर मौजूद है, उसकी वैल्यू ड्रॉप कर जाती है। इसी तरह से ये होगा कि अगर एलपीटी जिनके पास है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ती रहे, अनलिमिटेड सप्लाई है, न्यू टोकन आते रहें और बहुत ज़्यादा आते रहें, तो ज़ाहिर बात है जो एलपीटी की वो वैल्यू है वो ड्रॉप करेगी लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए, ताकि इसकी प्राइस भी ड्रॉप ना करे और इसका जो प्रोसीजर है, जो प्लेटफॉर्म है वो भी रनिंग करता रहे, इसको मेंटेन करने के लिए इनकी टीम ने एक अच्छा जो है वो क्राइटेरिया बिल्ड किया हुआ है। उस क्राइटेरिया को हम रीड करते हैं। In live pair, new token are minted every so-called round. Round are measured in Ethereum block, where one round is equal to 5760 Ethereum block. In Ethereum, one block is mined on average every 14 seconds, which means one live pair round lasts roughly 22.4 hour. अच्छा, बेसिकली ये जो ब्लॉकचेन होती है ना, यहाँ पे ब्लॉक्स बिल्ड होते जाते हैं और जो ट्रांजैक्शन होती है वो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक बनते जाते हैं और ट्रांजैक्शन जो है वो होती जाती है। इस तरह से अब इथेरियम का जो एक ब्लॉक है ना, इथेरियम की जो चेन है, उसका जो एक ब्लॉक है वो हर 14 सेकंड बाद एक ब्लॉक बन जाता है। सपोज कर लेते हैं कि ये एक इथेरियम का ब्लॉक है, तो ये इथेरियम का ब्लॉक बना, अगले 14 सेकंड बाद अगला ब्लॉक बना, उससे अगले 14 सेकंड में जो है वो तीसरा ब्लॉक बना, फिर ऐसे चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ऐसे करते करते हर 14 सेकंड्स के इंटरवल से जो है जब वो ब्लॉक जो हैं वो 5760 ब्लॉक बन जाएंगे इथेरियम के, तो एलपीटी का एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। यानी जब इतने ब्लॉक बनेंगे, और ये 14 सेकंड है, 22.4 आवर यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि तकरीबन 22 घंटों में जो है वो एक राउंड कंप्लीट हो जाता है एलपीटी का। या हम इसे अगर चलें, हम रफली लगा लेते हैं, एक दिन में एक राउंड कंप्लीट हो जाता है एलपीटी का। तो जब एक राउंड एलपीटी का कंप्लीट हो जाता है तो एक न्यू एलपीटी टोकन जो है वो सप्लाई में ऐड हो जाता है। यानी हम अगर इसका रफ अंदाज़ा भी लगाएं तो साल में आसपास, क्योंकि 365 डेज़ हैं, तो आसपास अगर रोज़ एक जो है वो एलपीटी टोकन भी मार्केट में आ रहा है, तो ये राउंड अबाउट 400 जो एलपीटी टोकन है वो हर साल जो है वो मार्केट में आएंगे, अगर इसी जो है प्रोसीजर पे चलते हैं। तो इसका मतलब है कि सिर्फ 400 न्यू टोकन्स आएंगे तो ये बहुत इजीली मार्केट में डिज़ोल्व हो जाएंगे। 400 एलपीटी न्यू आना ये बिल्कुल भी कोई बड़ी बात नहीं है। इतना तो वो जो उसके यूज़र्स हैं वो बढ़ते रहेंगे, ज़ाहिर बात है उनके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बढ़ते रहेंगे, और उसके बाद जो सप्लाई आएगी वो भी फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्योंकि टोकन्स भी जो हैं वो रिवॉर्ड्स में जो होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये एक बहुत ही माइनर सप्लाई होगी जो हर साल आएगी। तो इस लिहाज से इसकी जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ही कंट्रोल रहेगी। इस पे जो इन्फिनिटी इन्फ्लेशन है वो बिल्कुल भी जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट इस पे बिल्ड होना वो बहुत ही माइनर चांसेस है कि इस टोकन पे, इस प्रोजेक्ट पे जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अच्छा है, टीम सब कुछ मैनेज करके चलती है। तो अब हम इसके चलते हैं चार्ट पे। चार्ट्स पे हम देखते हैं, पहले इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि पहले ये कैसा रहा और कब ये लिस्ट हुआ, कब ये लॉन्च हुआ।
तो इसकी हम लिस्टिंग की बात करते हैं तो ये बाइनांस पे जो है वो 24 मई 2021 में जो है वो लॉन्च हुआ। यानी ये बियर मार्केट थी 2021 में। बियर मार्केट का मतलब होता है कि प्राइसेस डंप करती ही रहती हैं, पंप आना बहुत मुश्किल होता है। डंप करती हैं, थोड़ा बहुत पंप आता है, फिर डंप करती हैं, फिर पंप आ गया, फिर मतलब एक जो कंटिन्यूस पैटर्न है वो डंप साइड बनता जाता है। तो 2021 की जो मार्केट थी, जो साल था 2021, वो बियर मार्केट का ईयर था और अब तक हम बियर मार्केट में ही चल रहे हैं। तो बियर मार्केट में लॉन्च होने के बाद जो इसकी प्राइस थी वो 34 तक गई, 33 तक, उसके बाद 9 तक भी इसकी प्राइस आई और ऑलमोस्ट 8 to 10 चलती रही। उसके बाद इसकी प्राइस 15 से लेके जो राइस की 2021 में ही नवंबर के मंथ में इसकी प्राइस $15 से लेके $100 तक राइज करेगी। ये किसी प्रोजेक्ट का बियर मार्केट में इतना राइज आना, एक एक राइज आता है जो लिस्टिंग के टाइम पे आता है। जैसे जब कॉइन लिस्ट होता है ना, तो उस टाइम वो बहुत पंप करता है। तो उस टाइम का जो पंप होता है वो हम उसके फंडामेंटल्स में शुमार नहीं करते कि ये अजीब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है। लेकिन लिस्ट होने के कई महीनों बाद या हफ्तों बाद उसका पंप करना मार्केट में, इस बात का साइन होता है कि ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है अपनी जो है यूजेबिलिटी के हिसाब से, अपनी यूटिलिटी के हिसाब से। तो $18 से $14 से इसका $100 तक जाना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। यही पंप हमें बता देता है कि इस कॉइन में जो है वो बहुत जान है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, टीम इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी यूटिलिटी बहुत अच्छी है। और फिर 100 से डंप करता, क्योंकि बियर मार्केट थी, ज़्यादा देर सस्टेन तो नहीं कर सकती थी, तो 100 से डंप करता हुआ इसकी प्राइस आई ऑलमोस्ट, हम इसका अगर बॉटम इस टाइम का देखें तो वो 3.3 के पास बनता है। तो मतलब $100 से ड्रॉप करने के बाद इसकी प्राइस जो है वो 3 तक आ गई। अब हम इसके जो, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि प्राइस जो है वो इस तरह से मूव करती है, या तो इस तरह से अपने हायर हाई बनाती जाती है, लोअर हाई, और इस तरह से या फिर इस तरह से मूव करती है। पहले एक लेग बनाएगी और फिर एक जगह पे रेंज मूवमेंट करने के बाद, स्क्वीज़ होने के बाद दूसरी लेग बनाते हैं। या फिर ये इसका ऑपोजिट भी हो सकते हैं कि इस तरह से कुछ बियर मार्केट में कुछ इस तरह से चलता है कि प्राइस इस तरह से ऊपर से एक लेग बनाती है बड़ी, और फिर स्क्वीज़ होता है और फिर बनाने के बाद स्क्वीज़ या बिल्कुल हो जाता है, एक अकोमोडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद एक सेकंड लेग फॉर्म होती है। तो हम इस पे अगर ये चीज़ देखें तो यहाँ पे पहले तो प्राइस ने कुछ इस तरह से मूव किया बिल्कुल स्ट्रेट, उसके बाद प्राइस गई 100 पे। 100 पे जाने के बाद प्राइस ने ड्रॉप किया सीधा 18 के पास कुछ इस तरह से कर लेते हैं। ये हम रफ जो है सॉरी ड्राइंग बना रहे हैं। यहाँ पे 7 पे ड्रॉप करने के बाद यहाँ तक प्राइस जो थी वो बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रही थी, कोई एकोमोलेशन, कोई रेंज मूवमेंट नहीं आ रही थी। उसके बाद मार्केट जो है वो 18 जुलाई 2022 से तकरीबन सब कोइंस इस मंथ में अपनी जो है वो एकोमोलेशन में आ चुके थे, यानी स्टार्ट हो चुकी थी। तो उसके बाद प्राइस जो है वो एक रेंज मूवमेंट बनाना शुरू हो गई और रेंज मूवमेंट में ही अब तक ये कॉइन जो है एक पैटर्न में चल रहा है इस तरह से। तो ये प्राइस जो है इसकी स्क्वीज़ होते होते बहुत स्क्वीज़ हो चुकी है, और स्क्वीज़ का आना इस बात का साइन होता है कि या तो प्राइस जो है अब इस रेंज को क्रॉस करने, ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलेगी या फिर नीचे की तरफ निकलेगी। तो हम देख सकते हैं कि इसका जो बिग पिक्चर में है वो एक पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है, पॉजिटिविटी है मार्केट में, फंडामेंटल भी अच्छा है। तो जब अब हम चलते हैं इसके करंट मार्केट सिचुएशन पे। अच्छा, जब हम करंट मार्केट सिचुएशन का जब एनालिसिस करने लगते हैं तो हमने जो बिग पिक्चर होती है, जो पीछे से एनालिसिस किया होता है, उसका करना बहुत ज़रूरी होता है, उसको माइंड में रखना उस पिक्चर को कि अच्छा पीछे से पॉजिटिव है। उसकी बेस पे हम जब अपना करंट एनालिसिस निकालते हैं उसमें एक्यूरेसी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और मार्केट का कॉन्टेक्स्ट समझ आना आसान हो जाता है, समझ पाना आसान हो जाता है। अब बिग पिक्चर में हम देखें तो प्राइस जो है वो एक पॉजिटिव, क्योंकि अकोमोलेशन चल रही है तो कभी ना कभी तो अपने अकोमोलेशन रेंज से निकलेगी। उसी को हम माइंड में रख के अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे चेक करें तो हम देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो इस जो ट्रेंड लाइन है उसको काफ़ी फॉलो कर रही है। इस एक पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न सा बन रहा है, और ये फिर करते करते यहाँ पे आती है नीचे, फिर अप साइड मूव कर जाती है, इस वॉल को टकराती है और फिर नीचे साइड पे मूव कर जाती है।
और अब थोड़ा सा वॉल से ऊपर गई थी लेकिन फिर दोबारा नीचे आ गई। और अब जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा स्क्वीज़ हो चुकी है, यानी ये जब अपने एज पे आ जाती है, स्क्वीज़ इतना हो जाता है कि प्राइस की जो रेंज है वो बहुत कम, देख सकते हैं आप यहाँ पे प्राइस बहुत वाइड रेंज थी, मूवमेंट की बहुत ज़्यादा रेंज थी। अब जो रेंज है वो बहुत ही कम रह गई है, यानी अब पहले अगर कोइन 3 से 8 में मूव कर रहा था, यहाँ पे पीछे भी मूव कर रहा था, बिग मूवमेंट आ रही थी, अब जो प्राइस है वो सिर्फ 5 से लेके 7 तक मूवमेंट दे रहा है। तो ये इसकी एक रेंज जो है वो स्क्वीज़ हो गई है, सुकड़ गई है इसकी जो रेंज है मूवमेंट। और ये इसका स्क्वीज़ होना इस बात का साइन होता है कि जो अब प्राइस है वो कहीं ना कहीं इस जोन से निकल के, इस रेंज से निकल के या तो नीचे की तरफ बिग रैली करेगी या तो ऊपर की तरफ बिग रैली करेगी। तो नीचे की तरफ बिग रैली करना क्योंकि बिग पिक्चर के हिसाब से पॉसिबल पॉसिबल तो देखें हो सकता है, लेकिन चांसेस कम है। पॉसिबल तो कुछ भी, यहाँ पे अगर कोई बुरी न्यूज़ पूरी वर्ल्ड वाइड कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है जो बीटीसी को भी क्रैश कर जाती है, सारी मार्केट्स क्रैश हो जाती हैं, तो ऑफ कोर्स ये भी क्रैश होगा। लेकिन हम अगर एक्सेप्शंस जो केसेस होते हैं उनको निकाल के सिर्फ करंट मार्केट सिचुएशन पे देखें तो ये एक पॉजिटिव इसकी जो बिग पिक्चर है वो एक पॉजिटिव है। तो क्योंकि अकोमोलेशन तो काफ़ी सालों से बियर मार्केट थी, अब बुल रन भी क्लोज है और सब कॉइन्स भी जो हैं वो अपने अकोमोलेशन जोन से या तो निकल चुके हैं या निकलने वाले हैं। और हम BTC ETF अप्रूवल भी जो न्यूज़ है वो भी क्लोज है। ये जो न्यूज़ वगैरह होती हैं, पॉजिटिव न्यूज़ या बैड न्यूज़, ये खुद जो है बिग प्लेयर्स जो होते हैं मार्केट के वो खुद प्रमोट करते हैं। जब मार्केट को उन्होंने ऊपर लेके जाना होता है तो कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ ऐड करते हैं मार्केट में, और जब नीचे लेके आना होता है तो कोई ना कोई कंटिन्यूस नेगेटिव न्यूज़ मार्केट को हिट करती रहती हैं। और देखें जब अकोमोलेशन कर चुके होते हैं तो अकोमोलेशन करने के बाद प्राइस को जब ऊपर की तरफ रैली करवाना होता है, क्योंकि जब बिग प्लेयर्स अपने प्रॉफिट बुकिंग कर सकें जहाँ पे, तो बिग प्लेयर्स तो सारी जगह बाइंग नहीं ना करेंगी, मतलब ऊपर लाने के लिए हर जगह बाइंग नहीं, वो बाइंग करवाएंगी रिटेलर्स से जो हम जैसे हैं। और वो रिटेलर से बाइंग तब होगी जब कोई या तो मार्केट में न्यूज़ आएगी, कोई पैटर्न ब्रेक होगा, इस तरह से करके कोई भी जो मार्केट के टैक्टिक्स हैं उससे प्ले करके जो है वो प्राइस को हाइप करवाया जाता है। तो ज़ाहिर बात है एक न्यूज़ को रखा गया था ETF की, ये काफ़ी देर से चल रही है, पूरा आज की बात तो नहीं है कि इस महीने आए हैं तो अगले महीने जो अप्रूव हो जाएंगे। इसका जो बातचीत है, डिस्कशन है, काफ़ी देर से चल रही है। लेकिन अब जो है वो जनवरी के मंथ में जो है इसकी डेडलाइन है कि वहाँ तक जनवरी के मंथ में इसको अप्रूव या फिर जो भी इसके एप्लीकेशन पे डिसीजन लेना ही होगा। और डिसअप्रूवल के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि बुल रन भी स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने के लिए कोई ना कोई बिग न्यूज़ मार्केट को मिलना ज़रूरी है, क्योंकि बिग न्यूज़ मिलेगी तो ही बाहर से इन्वेस्टर आएगा मार्केट में। और देख हम अगर थोड़ा सा याद करें माजी में, तो नेगेटिव न्यूज़ डालने के लिए मुझे याद है कि मार्केट में FTX का क्रैश करवाया गया था। FTX जो एक्सचेंज थी वो डिफ़ॉल्ट कर गई थी, साल तो मुझे गालिबन याद नहीं, लेकिन शायद पिछले साल की बात है। तो वो FTX जो थी वो रिसर्च के अकॉर्डिंग जो थी वो कुछ मंथ्स पहले ही डिफ़ॉल्ट कर चुकी थी, मतलब वो लीकेज हो चुकी थी कि ये एक्सचेंज जो है वो डिफ़ॉल्ट हो चुकी थी, लेकिन उसकी न्यूज़ पब्लिश नहीं की गई और उस केस को टाल मटोल किया गया, पेंडिंग किया गया बहुत देर तक। और जब मार्केट को चाहिए था एक डंप बिग प्लेयर्स को उन्होंने फिर उस न्यूज़ को मार्केट में पब्लिश किया। और उसके बाद हम सब देख सकते हैं BTC भी क्रैश कर गया था और 15,000 तक भी BTC गया, सोलाना जो था वो 30 से 8 तक भी गया, सब कॉइन्स बहुत ज़्यादा डंप किए थे। तो वो एक न्यूज़ जो थी वो मार्केट को काफ़ी बड़ी हिट की थी। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में रिकवरी आई, वहाँ पे बिग प्लेयर्स ने बाइंग की अपने बॉटम्स पे। तो इस तरह से सारी मार्केट जो है वो वर्क करती है। मैनिपुलेशन यहाँ पे बहुत होती है, सब कुछ मैनिपुलेशन, मार्केट की साइकोलॉजी समझना, बिग प्लेयर्स की साइकोलॉजी समझना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम इसके अगर करंटली देखें तो प्राइस स्क्वीज़ हो चुकी है और किसी भी टाइम जो है वो इस रेंज से निकल के अपनी कोई ना कोई बिग मूवमेंट ले सकती है। तो अगर हम ऊपर के सिनेरियो की बात करते हैं, क्योंकि बिग पिक्चर भी जो है वो पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे इसकी जो है वो एक अच्छी स्पोर्ट है, या इधर भी एक स्पोर्ट एरिया ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे मिल सकता है। तो सपोज करते हैं अगर प्राइस यहाँ से मूव करती है तो 8 तक मूव कर सकती है ब्रेकआउट देने के बाद। और 8 पे क्योंकि इसकी थोड़ी सी रेजिस्टेंस है, अगर 8 को क्रॉस करने के बाद ये इस रेड को टच करती है, ये जो रेड एरिया ये इसकी मेजर रेजिस्टेंस है। अगर ये रेड एरिया यहाँ से क्रॉस हो जाता है, लाइक इस तरह से प्राइस मूव करके इस रेड एरिया को एट द एंड क्रॉस कर देती है और इसको रीटेस्ट करती है एज अ सपोर्ट, तो ये
इस टोकन के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा। फिर हमें इसकी प्राइस जो है वो $9 के बाद 20 पे भी नज़र आ सकती है। और अगर हम इसको यहाँ से कैच करने की ट्राई करें तो हम यहाँ से भी कैच कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 8 तक भी अगर हम अपने स्काल्प को कैरी करें तो 20 to 26% हमें यहाँ से एक रिवॉर्ड मिल सकता है। लेकिन अगर हम जो है वो स्ट्रॉन्ग बाइंग करना चाहते हैं, मतलब एक लॉजिकल अच्छी बाइंग करना चाहते हैं, तो यहाँ तो इसका एक अच्छा ब्रेकआउट हो अच्छे वॉल्यूम के साथ, उसके बाद रीटेस्ट आए, फिर भी हम बाइंग कर सकते हैं। और अगर ये क्रॉस हो जाता है रेड एरिया तो भी लोग यहाँ पे बाइंग एरिया हमें मिल सकता है 9 से 20 तक कैरी करने का। तो अब इसको हम, क्योंकि वैसे तो मार्केट कंडीशन सारी पॉजिटिव है, लेकिन हमें फिर भी जब ट्रेड करते हैं, मार्केट को एनालिसिस करते हैं, तो हमें दोनों कंडीशंस को लेकर चलना चाहिए माइंड में, ताकि हमें पता हो कि हमारा कितना प्रॉफिट पॉसिबल है, कितने चांसेस हैं, और नेगेटिव होने के कितने चांसेस हैं, और कितना लॉस हम सॉरी, और कितना लॉस जो है हम बियर करेंगे। तो सिर्फ जो लोग सिर्फ प्रॉफिट को ही अपनी नज़र में रखते हैं कि जब मैंने बाय कर लिया प्रॉफिट ही होगा, तो ऐसा वो फिर जल्दी या तो एग्जिट कर देते हैं मार्केट से, स्टॉप लॉस हिटिंग होती है, सस्टेन नहीं कर पाते वो लोग मार्केट में। तो इसलिए दोनों केसेस को मार्केट में नज़र रख के अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान किया जाना चाहिए। अब हम इसका अगर नेगेटिव केस देखें तो अगर सपोज BTC क्रैश कर जाता है, सपोज, अगर वैसे तो कंडीशंस काफ़ी सूटेबल है इस टाइम मार्केट की, तो प्राइस यहाँ से डंप करने के बाद इस अपनी जो सपोर्ट की लाइन है, एक जो बहुत देर से मार्केट प्राइस जो है वो इसको, इस लाइन को फॉलो कर रही है, इस ये देखें जब जब भी इस प्राइस को हिट करती है तो इस लाइन को हिट करती है तो प्राइस अप साइड मूव कर जाती है। देखें यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अगर इसको सपोर्ट को ब्रेक करती है तो यहाँ पे हमें एक नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया जो है वो प्राइस को मिल जाएगा 5 के राउंड अबाउट। तो ये जो 5 का एरिया यहाँ पे भी अगर जो स्काल्प करना चाहते हैं वो एक अच्छा एरिया बन सकता है 5 के पास, अगर अगर प्राइस हमें 5 पे मिलती है। चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन अगर मिल जाते हैं तो यहाँ से हम अपनी बाइंग को कैरी कर सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म से होल्डर हैं उनके लिए तो इस टाइम बेस्ट पोजीशंस हैं बाइंग की, और वो अपनी रिसर्च वैसे खुद करें, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। क्योंकि लॉन्ग टर्म जो होल्डर होते हैं उनको डंप से पंप से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, उनको होता है कि हमें जो बाइंग है वो एक अच्छी पोजीशंस पे मिल जाए। सपोज़ अगर वो बाइंग कर लेते हैं यहाँ पे, प्राइस डंप भी कर जाती है और डंप करने के बाद फिर मूव करके अपसाइड ही निकल जाती है, तो उन्हें कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ेगा डंप से, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि हमने जो ट्रेड क्लोज़ करनी है वो एट दी एंड प्रॉफिट में क्लोज़ करनी है, चाहे 4 महीने लग जाएँ, 6 माह लग जाए, साल लग जाए, 2 साल लगने, लेकिन हमने जो अपनी ट्रेड है वो प्रॉफिट में क्लोज़ करनी है। लेकिन जो स्काल्पर्स होते हैं उन्होंने ज़ाहिर बात है क्विक रिजल्ट्स चाहिए होते हैं उनको, और ये इसके लिए स्काल्पिंग के लिए बहुत ज़्यादा मार्केट को ग्रिप होना ज़रूरी है। तो वो उन्होंने अपना स्टॉप लॉस भी रखा होता है, स्टॉप लॉस हिटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में। तो उनके लिए कुछ पोजीशंस ये वाली बन सकती हैं कि अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे कुछ हमें रीटेस्ट पे दोबारा पोजीशन मिल सकती है, अगर इसको फ्लिप कर देता है इस एरिया को तो यहाँ से स्काल्प मिल सकता है। सपोज़ अगर यहाँ से स्काल्प पकड़ें तो, क्योंकि ये भी एक स्पोर्ट एरिया, तो यहाँ से पकड़ें तो यहाँ से भी 20 से 22% का हमें जो है वो प्रॉफिट गेन मिल सकता है। लेकिन इन केस अगर यहाँ से नीचे ड्रॉप कर जाती है तो वहाँ पे स्काल्प करना बिल्कुल भी फजूल होगा, या फिर वो स्काल्प की हमें जो चांसेस मिलेंगे वो इस रेंज में मिलेगी। यहाँ से हम दोबारा स्काल्प को ट्राई कर सकते हैं कि यहाँ से ट्राई करके ऊपर तक गेन कैरी करें। तो ये था इस जो LPT कॉइन का एक छोटा सा एनालिसिस। होप सो कि आपको वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। फंडामेंटल्स भी इसके हमने चेक किए, टोकोनॉमिक्स भी चेक किए, इन्फ्लेशन को जो इनका क्राइटेरिया कंट्रोल करने का वो भी देखा, और और हमने इसकी जो इन्फिनिटी सप्लाई थी वो क्या होती है उसके बारे में भी हमने काफ़ी देखा, और जो मैनिपुलेशन होती है मार्केट की उसमें भी हमने थोड़ी बहुत स्टडी की। तो जो हमारे नेक्स्ट कॉइन्स होंगे इस सीरीज़ के वो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, या हमारा डिस्कॉर्ड जो ग्रुप है उसमें भी आप बता सकते हैं, ताकि हम उन कॉइन्स पे जो अपनी अगली वीडियोस में जो है वो एनालिसिस करें।